गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंदे मातरम। बच्चों, मैंने आपको भूगोल का फर्स्ट लेसन कंप्लीट करा दिया है। उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम भूगोल का सेकंड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, विश्व के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति समाज के अलग अलग लोग रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने का भी अलग अलग तरीका होता है। तो वहाँ की भूमि भी अलग होती है, वहाँ की जलवायु अलग होती है, प्राकृतिक संपदा जो होती है वो भी अलग होती है। तो वहाँ के जो मतलब अलग अलग विश्व के अलग अलग स्थानों के जो लोगों का जीवन व्यतीत करने का तरीका है उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। देखिए, भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण वहाँ का जो व्यक्तियों का जीवन है व्यतीत करने का तरीका है वो भी अलग अलग तरीके का होता है। स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। स्थानों पर अलग अलग प्रकार की भिन्नता क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर ये जो मैं आपको संसाधन बताऊंगी, इन संसाधनों की उपलब्धता के कारण वहाँ पर अलग अलग प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। अब पहला संसाधन कौन सा है हमारा? भूमि। फर्स्ट संसाधन कौन सा है हमारा? भूमि। देखिए, भूमि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत में भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। जो इतना सा प्रतिशत भाग है, 30% भाग है, इसमें ही केवल भूमि है, लेकिन यह भूमि भी पूरा आवास के योग्य नहीं है। यहाँ पर भी कई उबड़ खाबड़ जमीन है तो कई बंजर जमीन है, तो इसलिए ये हमारे पूरी भूमि जो है वो भी आवास के योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल एवं निरंजन हैं। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के घने सघन बसे क्षेत्र में है। अब देखिए, भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग भी कहते हैं। आगे समझ में, भूमि का उपयोग हम कृषि करने के लिए करते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे उद्योग बनाने के लिए करते हैं, भूमि के ऊपर हम भवन बनाते हैं, वानिकी, खनन, सड़कों आदि की स्थापना करने के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। स्वामित्व के आधार पर भी भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। दो भागों में इसको बांटा जाता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। निजी भूमि पर व्यक्ति का अधिकार होता है और सामुदायिक भूमि पर पूरे समूह का अधिकार, पूरे समुदाय का अधिकार होता है, स्वामित्व होता है। सामान्यतः रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्र करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संस्थान भी कहते हैं। देखिए, भूमि संसाधन का संरक्षण। अब ये तो आपने पढ़ा भूमि का उपयोग, अब हम पढ़ेंगे भूमि संसाधन का संरक्षण, यानी कि भूमि का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है और क्यों करना आवश्यक है। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संपदा के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार,
रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके। इन सभी तरीकों के द्वारा हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मृदा। सेकंड पॉइंट कौन सा है हमारा? मृदा। ठीक है, देखो मृदा मीन्स क्या होता है? मृदा किसको कहते हैं? मृदा हम मिट्टी को बोलते हैं। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर, पृथ्वी के ऊपर दानेदार जो कण के आवरण की जो पतली परत होती है उसको हम मृदा कहते हैं। ये भूमि से निकटता से जुड़ी होती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। देखिए मृदा किस किस चीज़ों से बनती है? मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से मिलकर बनती है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब अपक्षय क्या होता है? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना, इसको हम अपक्षय प्रतिक्रिया कहते हैं। अब देखिए मृदा के निर्माण के कारक। मृदा किन किन कारकों से मृदा का निर्माण किया जाता है? मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न प्रकार से इसको बनाया जाता है। देखिए मृदा का नमनीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा का नमनीकरण किस प्रकार से होता है और इसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं, वह हम नीचे पढ़ेंगे। देखिए मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो प्रमुख खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूसंकलन और बाढ़ हैं। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। देखिए मृदा संरक्षण की कुछ विधियां हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, निम्न प्रकार से हैं। पहली है मल्लव बनाना। संरक्षण की, मृदा संरक्षण की पहली विधि कौन सी है? मल्लव बनाना। देखिए बच्चों मल्लव क्या होता है? पौधों के बीच अनावरित भूमि, पौधों के बीच में जो अनावरित भूमि होती है जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, जिससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। सेकंड है वेदिका फार्म। सेकंड कौन सा है? वेदिका फार्म। देखिए चौड़े समतल सोपान तथा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। ठीक है, इसके बाद में आती है समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई थर्ड पॉइंट कौन सा है? समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई। देखिए एक पहाड़ी ढाल का पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, तो इसको हम समोच्च रेखीय जुताई कहते हैं। दूसरा है
रक्षक मेखलाएं। चौथा पॉइंट है हमारा रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। कतारों में यानी एक के बाद एक लाइन से लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, इसलिए एक कतार से पेड़ों को लगा दिया जाता है। इसको हम रक्षक मेखलाएं कहते हैं। इसके बाद में आता है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं पांचवा पॉइंट है हमारा समोच्च रेखीय रोधिकाएं। देखिए समोच्च रेखीय रोधिकाएं कौन सी होती हैं? समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। इसके बाद में आता है चट्टान बांध। सिक्स्थ कौन सा है हमारा? चट्टान बांध। देखिए ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं, इसलिए चट्टान बांध बना दिए जाते हैं। फिर बीज की फसल उगाना। इसके बाद में आता है बीज की फसल उगाना। 7 पॉइंट है हमारा बीज की फसल उगाना। देखिए बीज की फसल उगाना वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। बीच बीच में मतलब एकांतर कतारों में उनको लगा दिया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा मृदा के संरक्षण के पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट है हमारा जल। तीसरा संसाधन हमारा कौन सा है? जल। फर्स्ट तो था हमारा भूमि, सेकंड था मृदा, अब तीसरा है हमारा जल। देखिए जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। महासागरों का जो जल है वह लवणीय होता है, इसलिए मानवों के उपयोग के लिए वह नहीं किसी भी काम में नहीं लिया जा सकता है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। अलवणीय जो जल है जो कि मानव के उपयोग में लिया जा सकता है वो केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। केवल 1% अलवण जल ही उपलब्ध है जो कि मानव के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। यह भौम जल नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। देखिए इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। प्रकृति पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही इसको घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है, इसलिए इसे जल चक्र कहते हैं। देखिए पानी वाष्प बनकर
गर्मी में, ग्रीष्म काल में पानी वाष्प बनकर ऊपर बादलों में चला जाता है और फिर वहाँ पर वह वर्षा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वर्षा के रूप में वापस से वह हमारी पृथ्वी पर वापस आता है और वापस से वह नदी नालों में एकत्र हो जाता है। इसलिए पानी न तो बढ़ता है न घटता है, वो जैसी उसकी मात्रा स्थित है वैसी ही वो रहती है। इसलिए इसको हम जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन की प्रक्रिया में भी इसका प्रयोग करता है। देखिए, जल उपलब्धता की समस्याएं, जल उपलब्धता की बहुत अधिक समस्याएं हैं। हर जगह जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अमेरिका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। इन सभी देशों में जल बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित हैं जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है तथा अति उपयोग और जल स्रोतों में प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। देखिए, जल संसाधनों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। वन और अन्य वनस्पति आवरण जो होते हैं वह धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण के अधिकतर दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। इन सभी विधियों के द्वारा हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। हमारा चौथा पॉइंट है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। ठीक है, देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीव जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पे परस्पर संबंधित होती है। जैवमंडल पे सभी जीव जंतु जो होते हैं एक दूसरे पर जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। देखिए, पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। हमें ऑक्सीजन किससे मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेस्ट, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि, पौधे और कागज प्रदान करते हैं। ये सभी हमें किससे प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है।
फूलों के पराग में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपराजक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होते हैं। पारितंत्र में प्रत्येक जीव जंतु जो है अपने आहार के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर और आश्रित होते हैं। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा गया है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और प्रूंडा। अब इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगाए जाते हैं। जहाँ पर बहुत अधिक भारी मात्रा में वर्षा होती है वहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष उगाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है तो वहाँ पर छोटे छोटे और मतलब कम सघनता वाले लोगों, जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता भी कम होती जाती है। ठीक है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगाई जाती है। सामान्य वर्षा यानी कि जहाँ पर सामान्य रूप से वर्षा होती है वहाँ पर छोटे आकार वाले वृक्ष उगाए जाते हैं और घास आदि उगाई जाती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगाए जाते हैं। जहाँ पर बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है, शुष्क प्रदेश होते हैं, वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ और छोटे छोटे गुल्म उगाए जाते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वहाँ पर उनकी जड़ें क्या होती है, बहुत अधिक गहरी होती है, बिल्कुल ज़मीन के अंदर होती है। बाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की कटियाँ कांटेदार और मोम की सतह की होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की त्रुंडा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। इसके बाद में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्रिक को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद में देखिए, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। हमारे वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या बनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। देखिए, यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे बिल्कुल लुप्त हो गए हैं या फिर लुप्त होने के कगार पे। या तो देखिए, पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार करने से क्या हुआ, कई प्रजातियां ऐसी हैं जो बिल्कुल ही विलुप्त हो गई हैं, बिल्कुल हमें नज़र ही नहीं आती है, बिल्कुल नष्ट हो गई है। और कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों में सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए।
एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES की स्थापना की गई है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी, इसका क्या नाम है? CITES की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। देखिए, पौधों और प्राणियों का संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक प्रथम कर्तव्य है। आया बच्चों समझ में? ये मुझे आशा है कि सभी बच्चों को ये वाला लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।